हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे हो तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और हम क्लास 10th के लाइव प्रोसेस बायोलॉजी स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने आपको पार्ट फर्स्ट में इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था। लाइव प्रोसेस, लाइफ क्या होता है, प्रोसेसेस क्या होते हैं, कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस हैं। किसी भी नॉन लिविंग को लिविंग में अगर कन्वर्ट करना होगा तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। किसी भी नॉन लिविंग को अगर करना होगा तो हम लाइव प्रोसेसेस उसमें सारे ऐड कर दें साइमल्टेनियसली, एक टाइम पर सारे प्रोसेसेस एक बॉडी में अगर ऐड कर देते हैं। फिर हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा, सम ऑफ ऑल टोटल केमिकल रिएक्शन अगर इन आवर बॉडी। फिर हमने कैटाबॉलिज्म पढ़ा, दो तरीके का होता है। अगर ब्रेकडाउन हो रहा हो सब्सटेंस का तो उसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, अगर सिंथेसिस हो रहा हो तो उसको हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आपने पढ़ी। अब उसके बाद आपने फिर न्यूट्रिशन पढ़ा, न्यूट्रिशन इन प्लांट में आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा। उसके बाद सेकेंड पोर्शन था आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल। ठीक है, न्यूट्रिशन एनिमल में कैसे होता है तो देखो, एनिमल में जो न्यूट्रिशन होता है वो आपका तीन तरीके से होता है। ठीक है, एक होता है आपका सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, मैंने पिछले वीडियो में एक शॉर्ट लेक्चर समरी दिया था। दूसरा होता है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन और तीसरा होता है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो ऑर्गेनिज्म डेड, डिकेइंग, ऑर्गेनिक मैटर, तो जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना फूड जो होता है वो डेड, डिकेइंग मतलब जो मर चुके हैं या जो सड़े गल रहे हैं उनसे अपना ये भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, वो होते हैं सैप्रोफिटिक। एग्जाम्पल के तौर पर आपका बैक्टीरिया और फंजाई। अब आपने सुना होगा कि जब बॉडी या कोई भी जानवर या कोई भी पत्ता या कोई भी चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ें जिसमें जो लिविंग हो, अगर वो एक ज़्यादा टाइम तक अगर रखी जाती है तो आपने सुना होगा वो सड़ना शुरू कर देती है। ठीक है, लाइक कोई जानवर भी अगर मर गया है तो वो सड़ना शुरू कर देती है। तो सड़ना क्यों शुरू होती है? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया और फंजाई लग जाते हैं, और बैक्टीरिया फंजाई उस सड़ी चीज़ों से या जो चीज़ें डेथ हो चुकी होती हैं, जो लिविंग मर चुका होता है, उससे वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो डेड, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अगर कोई ऑर्गेनिज्म फूड ले रहा है तो उसको हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक, सेकेंड आता है प्लाज्मोडियम न्यूट्रिशन, सॉरी पैरासिटिक न्यूट्रिशन। कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन, हम देखिए, पैरासिटिक का मतलब हो गया एक ऑर्गेनिज्म अगर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा हो। ठीक है, जस्ट लाइक एन एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है, मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसको मैंने नाम दिया ए। अब ये जो ए ऑर्गेनिज्म है एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है जिसको मैंने नाम दिया बी। अब ये जो ए ऑर्गेनिज्म है ये बी के बॉडी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर बी जिंदा है तो ए भी जिंदा रहेगा, अगर बी मर जाता है तो ए भी मर जाएगा। मतलब ए जो है वो बी की बॉडी पर डिपेंड करता है। ठीक, अब ए जो है वो बी की बॉडी में रहेगा, उसके ऊपर अंदर एंडो और अंदर बाहर दोनों हो सकता है, वो उसकी बॉडी पर रहेगा लेकिन उसको मारेगा नहीं। जस्ट लाइक एग्जांपल, मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि ह्यूमन है, ठीक है, और ह्यूमन की बॉडी के ऊपर लाइस, जुआ। ठीक है, अब ह्यूमन की बॉडी के ऊपर जुआ रहता है तो ये जो ह्यूमन है वो कहलाएगा होस्ट। ठीक है, जिसकी बॉडी में रहता है, वो जो घर पनाह लेना होता है उसकी बॉडी कहलाती है होस्ट, और जो रहता है आके उसको बोलते हैं पैरासाइट। तो जो रहता है वो पैरासाइट और जिसकी बॉडी में रहता है वो हो गया होस्ट। अब पैरासाइट जब भी अपने किसी दूसरी की बॉडी में रहता है या होस्ट की बॉडी में रहता है तो वो उसको मारता नहीं है। ठीक है, वो उसको मारेगा नहीं, क्योंकि अगर वो उसको मार देगा तो वो फिर भोजन किससे प्राप्त करेगा? तो वो उसको मारता नहीं है, वो उसकी बॉडी पर रहेगा, उससे भोजन प्राप्त करता रहेगा और धीरे धीरे चलता रहेगा। ठीक, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन हम उसे बोलते हैं जो किसी दूसरी की बॉडी पर डिपेंड करता हो या किसी दूसरी बॉडी पे रहता हो लेकिन बिना उसको मारे या बिना उसको किल किए। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब पैरासाइट जो होता है वो आपका दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है एंडोपैरासाइट और एक होता है एक्टोपैरासाइट। नाम से ही देखो क्लियर लग रहा है, एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट का मतलब एंडो का मतलब हो गया इनसाइड, और अगर बोला जाएगा एक्टोपैरासाइट
तो एक्टोपैरासाइट का मतलब ये हो गया आउटसाइड। एक्टोपैरासाइट का एग्जांपल ये है, ठीक है। ह्यूमन के सर में जुआ होता है, ठीक है, तो वो बॉडी के बाहर है, तो वो एक्टोपैरासाइट में आ गया। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके एंडोपैरासाइट होते हैं, जैसे आपका टेप वॉर्म हो गया, आपने 9th क्लास में बायोडाइवर्सिटी पढ़ी होगी, स्कैरिस हो गया, तो ये सब आपके एक्टोपैरासाइट में आते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम ये आपका एंडोपैरासाइट है। तो जो बॉडी के अंदर रहते हैं पैरासाइट रहेंगे बट आपको वो किल नहीं करेंगे, वो एंडोपैरासाइट हो गए। जो बॉडी के बाहर रहते हैं वो एक्टोपैरासाइट हो गए, ठीक है। थर्ड है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? देखो, होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब है ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें हम जो न्यूट्रिशन है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इनटेक करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम उसको इनटेक करेंगे और बॉडी क्या है उसको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें बॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म फूड को इनटेक करती है और बॉडी उसको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी, उसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें आपका ह्यूमन, कैट, डॉग इन सब परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन में भी देखो क्लासेस बांट दी गई हैं, डिवाइड कर दी गई हैं क्लासेस होलोजोइक न्यूट्रिशन में भी। जैसे पढ़ा होगा, पहला क्लास हो गया आपका हर्बीवोर, जो सिर्फ आपका प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। ऐसे जानवर जो सिर्फ आपका प्लांट ईट करते हैं वो आपके हर्बीवोर हो गए। ऐसे जो सिर्फ आपके फ्लैश पे डिपेंड करते हैं, मांस पे डिपेंड करते हैं, वो आपके कार्निवोर हो गए। तीसरा जो आपका दोनों पे डिपेंड करते हैं, जो मतलब दोनों को ईट करते हैं, वो आपके ओमनीवोर हो गए। तो फिर होलोजोइक में भी 3 पार्ट डिवाइड कर दिया है कि आप कॉम्प्लेक्स फूड अपना लेते कैसे हो। आपका कॉम्प्लेक्स फूड प्लांट हो सकता है, ठीक है, सेलुलोज हो सकता है, तो आप हर्बीवोर हो जाओगे। आपका कॉम्प्लेक्स फूड डायरेक्ट फ्लैश हो सकता है, तो आप कार्निवोर हो जाओगे। आपका डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स फूड आपका दोनों हो सकता है या आप दोनों पे डिपेंड करते हो, तो वो आपका ओमनीवोर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका होलोजिक न्यूट्रिशन। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है? तो सबसे पहले जानिए अमीबा क्या होता है। देखो, अमीबा जो होता है वो जनरली आपको वाटर बॉडीज में ही मिलेगा, मतलब बॉटम ऑफ द सरफेस मिल सकता है, अपर ऑफ द सरफेस मिल सकता है, बीच में भी वाटर के रहते हैं, बट ये वाटर बॉडीज वाले ही हैं जो आपको हमेशा पानी में मिलेंगे, ठीक है। और काफ़ी नेक्ड होते हैं, आप इन्हें देख नहीं सकते हो, ठीक है, बहुत हद तक बहुत साइज में छोटे भी होते हैं। इनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है कि इनके पास कोई पर्टिकुलर शेप होता है। आप रैंडमली कोई भी फिगर बना सकते हो। बायो में सबसे इजी जो फिगर माना जाता है वो आपका अमीबा का ही माना जाता है। आप कुछ भी बना दो, बन जाएगा, ठीक। अब अमीबा अपना न्यूट्रिशन लेता कैसे है, ठीक है। ये आपका पेपर में आता है, बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन ये आता है, डिस्क्राइब द न्यूट्रिशन इन अमीबा। और आपके स्कूल का जो पेपर होगा, ठीक है, हाफ ईयरली, मंथली, जो भी पेपर होगा, उसमें भी ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो जहाँ भी आप नोट्स बना रहे होगे वहाँ लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब ये जो अमीबा में न्यूट्रिशन होता है ये कुछ स्टेप्स में होता है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है आपका इंजेशन, ठीक, अभी डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद है आपका डाइजेशन, फिर है आपका एब्जॉर्प्शन, और फिर है आपका एसिमिलेशन, और फिर है आपका इजेशन। अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है वो टोटल इन्हीं 5 तरीकों से होता है, ठीक है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ठीक है। अब देखो, पहले तो एक एक का मतलब समझ लो। देखो, इंजेशन का मतलब होता है इन टेक ऑफ फूड, फूड का इनटेक होना। सेकंड, डाइजेशन का मतलब होता है डाइजेस्ट द फूड, फूड को डाइजेस्ट करना। एब्जॉर्ब बाय बॉडी, बॉडी ऑब्जॉर्व करेगी।
एसिमिलेशन, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब समझ लो यूटिलाइज बाई सेल। अगर फूड के द्वारा जो भी एब्जॉर्ब हुआ उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस की गई है वो अगर सेल के द्वारा यूज कर ली जाती है तो उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। एंड लास्ट पोर्शन आता है आपका ईजेशन। ईजेशन क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव्ड बाय बॉडी। अगर अनडाइजेस्टेड फूड, देखो ईजेशन अभी आपको इसी चैप्टर में एक्सक्रीशन भी पढ़ना है, ठीक है, मिलता जुलता नाम है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे एक्सक्रीशन। दोनों वर्ड देखने में सेम लगते हैं, एक्सक्रीशन ईजेशन, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्सक्रीशन आपका नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव होता है, वो आगे आपको पढ़ाएंगे। ईजेशन में हमेशा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो भी फूड आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है अगर उसको बाहर निकाला गया है तो वो ईजेशन वर्ड आप लिखेंगे। लेकिन अगर आपकी बॉडी से यूरिन जैसे पास हो गया, अगर नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकलता है तो उसको आप एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो ये 5 तरीके हैं। अमीबा सबसे पहले फूड को इनटेक करेगा बाय द हेल्प ऑफ इंजेशन प्रोसेस, उसके बाद उस फूड को वो डाइजेस्ट करेगा, फिर उसके बाद उस फूड का एब्जॉर्ब करेगा एब्जॉर्प्शन में, फिर एसिमिलेशन में उस फूड का वो सेल के द्वारा यूज़ किया जाएगा। फिर जो भी फूड यूज्ड हो चुका है, जो फूड अब डाइजेस्ट नहीं होगा, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो आपका बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ईजेशन, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है टोटल, इस पे फिगर भी आते हैं, हर पर्टिकुलरली प्रोसेस के लिए एक पर्टिकुलर फिगर रखा जाता है। अब 4 से 5 नंबर में आता है, डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा नंबरों में आता है तो आप फिर फिगर बना के करिए पूरा। देखो इंजेक्शन में क्या होता है, आप अमीबा का कोई भी रैंडम फिगर बनाइए। इसमें क्या होता है कि फूड पार्टिकल अमीबा के पास आता है और अमीबा क्या करता है, उस फूड पार्टिकल को, अगर ये आपका फूड पार्टिकल है तो अमीबा धीरे धीरे उस फूड पार्टिकल के चारों तरफ एक घेरा बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया, ठीक है। सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीड। तो एक फॉल्स फीड बनाता है अमीबा को मोशन करने के लिए, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर आपका फूड है तो अमीबा क्या करता है कि वो धीरे धीरे चारों तरफ से वो एक कवरिंग बनाना ऐसे उसके चारों तरफ शुरू करेगा और ये ऐसे करते ऐसे उसको क्लोज करेगा और फिर उस फूड को अंदर कर लेगा वो। तो एक जो फॉल्स सूडोपोडिया की मदद से ही वो फूड को इंजेस्ट करता है। जैसे हम अपना फूड माउथ के थ्रू इंजेस्ट करते हैं, वैसे ही इनका जो फूड है वो सूडोपोडिया के थ्रू ही अंदर जाता है। अब सूडोपोडिया का 2 काम है, एक तो वो अमीबा को मोशन में भी हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि नाम ही लिखा है फॉल्स फीड। एक तो वो उसको मोशन में हेल्प करेगा, दूसरा उसका फूड को इनटेक करने का रास्ता भी यही होता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये फिगर ऐसे गया, फिर उसके बाद ये फूड धीरे धीरे अंदर आ जाएगा आपका, ठीक। उसके बाद ये जो भी फूड है, ये फूड आपका फूड वैक्यूल में जाके इंटर हो जाएगा, फूड वैक्यूल में इंटर हो जाएगा। अब फूड वैक्यूल में जब इंटर हो जाएगा, इसमें साइटोप्लाज्म में इसकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, फूड से जो भी उसको इंपॉर्टेंट चीज़ें लेनी होगी, वो फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट हो जाएगा, सब चीज़ बाहर आ जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे वापस इस फूड को, क्योंकि अब तो उसकी सारी चीज़ें यूज़ हो चुकी हैं, तो जब यूज़ हो जाएंगी तो धीरे धीरे इसको पर्टिकुलरली इस फूड को बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जनरली एक प्रोसेस है, एक चार्ट बनाया जाता है। आप अगर अमीबा का न्यूट्रिशन आता है तो फूड सबसे पहले इनटेक होगा विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। अमीबा जो होता है वो अपना फूड सूडोपोडिया के थ्रू वो इंसर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया एंड प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। जो इंसर्टेड फूड होता है वो आपका फिर धीरे धीरे फूड वैक्यूल में जाता है, उस फूड वैक्यूल में उसका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चलता है। ये होने के बाद फिर उस फूड के जो भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो सेल के द्वारा यूटिलाइज कर लिए जाते हैं, डेट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और जब फूड पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका होता है कि अब उसका आपका कोई यूज़ नहीं है तो उस फूड को बाहर निकाल दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ ईजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये पूरा आपका एक समरी के टाइप मतलब कह सकते हो डिटेलिंग है
और 4 से 5 नंबर में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, चाहे बोर्ड का पेपर हो या स्कूल का पेपर हो। ऐसे आएगा डिस्क्राइब द न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो आपको ये पांचों पॉइंट लिख के इंडिविजुअली पांचों को डिफाइन करना पड़ेगा और एक फिगर रख दोगे तो फिर काम हो जाएगा। और वैसे भी बायो में फिगर अगर है तो लिखने की जरूरत कम पड़ती है, ये बेसिक फंडा है। बायो में फिगर बहुत कुछ एक्सप्लेन कर देता है। अगर आपको ऐसा नीड है कि आपको फिगर बनाने आता है, आपकी ड्राइंग अच्छी है, तो आप फिगर जरूर बनाइए बायो में। जितना लिखना इम्पैक्ट नहीं करता है उससे ज़्यादा बायो में फिगर उसका इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन आपका ह्यूमन बीइंग में। तो अमीबा का न्यूट्रिशन हो गया। अब हम चेक करते हैं या चलते हैं ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है। देखो पहली बात तो जो ह्यूमन बीइंग होता है आपका वो सबको क्लियर है। ह्यूमन बीइंग क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है। अब हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है, याद करो, हेटेरोट्रॉपिक का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे की बॉडी पर डिपेंड करते थे। दूसरे की बॉडी पर जो डिपेंड करता है उसको पैरासिटिक बोलते हैं, ठीक है। बॉडी पर डिपेंड करेगा तो पैरासिटिक, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा तो हेटेरोट्रॉपिक। दोनों में बहुत बेसिक सा है। दूसरे की बॉडी पर डिपेंड कर रहा है तो वो पैरासिटिक हो गया, ठीक है। डेड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड कर रहा है तो सैप्रोफिटिक हो गया। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड ले रहा है तो वो होलोजोइक न्यूट्रिशन हो गया। लेकिन अगर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है तो वो हेटेरोट्रॉपिक हो गया। तो अब ये बताओ, हेटेरोट्रॉपिक के अंदर ही तो ये तीनों पढ़ाया भाई। डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर वो भी तो दूसरे की बॉडी है। किसी पैरासिटिक वाला भी में ही आप दूसरे की बॉडी पे भी करते हो, और होलोजोइक में भी आप कॉम्प्लेक्स फूड लेते हो तो कोई दूसरे की बॉडी ही लेते हो ना। कॉम्प्लेक्स फूड में वो फ्लैश लेते हो या फूड लेते हो या सेलुलोज लेते हो। तो हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है, जब आप किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे हैं तो वो हेटेरोट्रॉपिक हो गया। ओमनीवोरस क्या होता है, ओमनीवोरस आपने देख लिया, इसके अंदर सेलुलोज ईटिंग मतलब प्लांट ईटिंग और फ्लैश ईटिंग जब दोनों आ जाते हैं, मांस और घास फूस दोनों खाने वाले आ जाते हैं तो वो ओमनीवोरस होते हैं। वैसे होना नहीं चाहिए। चलिए अब ह्यूमन बीइंग में अगर आपको न्यूट्रिशन देखना है तो भाई देखो, कोई भी काम कराने के लिए एक सिस्टम होता है। एक प्रॉपर स्कूल को चलाने के लिए भी एक सिस्टम होता है, ठीक है। उसमें हमको टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, बच्चे होने चाहिए, प्रिंसिपल्स होने चाहिए, और कुछ अपर मैनेजमेंट होने चाहिए, लोअर सेगमेंट में प्यून होने चाहिए। वैसे एक देश को चलाने के लिए भी हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, पर्टिकुलरली एक डिस्ट्रिक्ट में आईएएस, एडीएम, एसडीएम भी होते हैं। तो ऐसे ही किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए प्रॉपर हमें एक तंत्र चाहिए होता है, ठीक है। एक जब सिस्टम हमारे पास रेडी होता है तो हमें काम करने में आसानी होती है। वैसे ही ह्यूमन में हमको न्यूट्रिशन परफॉर्म करना है तो न्यूट्रिशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक पूरा वेल प्रिपेयर्ड सिस्टम होना चाहिए, और उस वेल प्रिपेयर्ड सिस्टम को हम बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम है जो हेल्प करता है किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन को वेल मेंटेन, वेल डेवलप्ड तरीके से परफॉर्म कराने के लिए। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आपका 2 पार्ट में परफॉर्म करवाया जाता है, ठीक है। जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए तो वो पूरे भारत को देखते हैं, ठीक है, वो पूरे भारत का ब्यौरा लेते हैं। लेकिन अब क्योंकि एक आदमी पूरे भारत को नहीं देख सकता, ठीक है, 29 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं। अब एक आदमी इतनों को तो एक टाइम पर नहीं कर सकता, तो फिर हम लोगों ने क्या किया है कि हर पर्टिकुलर स्टेट के लिए क्या किया है, एक एक चीफ मिनिस्टर अलॉट कर दिया है। अब जैसे मैं यहाँ की बात करता हूँ तो इंडिया बहुत मतलब वास्ट हो गया, बहुत बड़ा हो गया। अब इतने सारे वहाँ 29 स्टेट हैं, उसमें से एक स्टेट यूपी हो गया। अब यूपी भी बहुत बड़ा है, तो यूपी को देखने के लिए उसके चीफ मिनिस्टर है, और यूपी भी बहुत बड़ा है, ठीक है। लगभग उसमें 73 to 74 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब इतने डिस्ट्रिक्ट को देखना भी किसी एक का बात नहीं है, तो उसके लिए फिर हमने आईएएस ऑफिसर अपॉइंट कर दिया है। तो पर्टिकुलरली क्या है कि चीज़ों को सिंपल करने के लिए उसमें हमने उसको टुकड़े में डिवाइड कर दिया है। वैसे ही अगर ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन पढ़ना है तो हमने कहा कि डाइजेस्टिव सिस्टम सेट कर लो, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सेट कर लिया। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी अपने आप में बहुत बड़ा है, तो उसको भी और छोटे पार्ट में समझने के लिए हमने उसको फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक बोल दिया एलिमेंट्री कैनाल और एक बोल दिया डाइजेस्टिव ग्लैंड। मतलब जो भी फूड आपका अंदर आप इनटेक करोगे वो एलिमेंट्री कैनाल से होता हुआ डाइजेस्टिव ग्लैंड उसमें उसकी मदद करेगा, और इन दोनों की वजह से
पूरा जो आपका फूड होगा वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपको उससे जो भी एनर्जी मिलनी होगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब एलिमेंट्री कैनाल, जब एक डिस्ट्रिक्ट आता है फिर डिस्ट्रिक्ट में भी कई पोस्ट होते हैं। ठीक है, एडीएम, एसडीएम, बहुत सारे पोस्ट होते हैं, छोटे छोटे पोस्ट होते हैं। वैसे ही एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भी अब बहुत छोटे छोटे एक पैरामीटर्स हैं जिनको आपको डिटेल पढ़ना है, और पर्टिकुलरली आपका जो फूड आपने कहाँ से इनटेक किया, कहाँ कहाँ से फूड गया, फूड कहाँ डाइजेस्ट हुआ। जैसे फूड इनटेक, अमीबा में फूड आपने कहाँ से इनटेक कराया, सुडोपोडिया से, वही उसका माउथ है तो वो उसका माउथ हो गया। ऐसे ही फूड उसका डाइजेस्ट फूड वैक्यूल में हुआ। ऐसे ही हमारे अंदर भी पर्टिकुलरली एक सिस्टम, एक रास्ता बना हुआ है। फूड कहाँ से अंदर जाएगा, कहाँ से होता हुआ कहाँ फूड डाइजेस्ट होगा, कहाँ एब्जॉर्ब होगा, कहाँ एनर्जी का यूटिलाइज कौन करेगा, तो वो पूरा जो डिटेलिंग है वो आपको कैनाल में पढ़ने हैं, एलिमेंट्री कैनाल में। और नेक्स्ट आपको कि इस फूड डाइजेशन में बहुत सारे ग्लैंड आपको हेल्प भी करते हैं। जैसे आप जो फूड है, क्योंकि वो आप कॉम्प्लेक्स फूड ले रहे हो, सिंपल तो है नहीं, तो उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट भी तो करना है। तो वो कन्वर्ट करने के लिए कौन हेल्प होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड हेल्प करता है। क्योंकि आपने अभी पढ़ा थोड़ी देर में, होलोजिक न्यूट्रिशन हम कैसा लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड लेते हैं, फूड सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं, तोड़ दिया जाता है। उसको तोड़ता कौन है? डाइजेस्टिव ग्लैंड तोड़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे लीवर हो गए, पैंक्रियाज हो गए, सेलिवरी ग्लैंड हो गए, तो बहुत सारे ग्लैंड हैं जो आपके द्वारा लिए गए कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो अभी उसको पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल। पहले एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट हैं, ठीक है, पहले आप उनको पढ़िए, क्योंकि एक बार समरी क्लियर रहेगी आपको तो फिर पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी कि कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, देखो एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है। एलिमेंट्री कैनाल आप कह सकते हो कि एलिमेंट्री कैनाल आपकी एक लॉन्ग ट्यूब होती है। ठीक है, एक बहुत बड़ी सी आपकी ट्यूब होती है विथ अ मस्कुलर वॉल। ठीक है, मस्कुलर वॉल विथ ए मस्कुलर वॉल। मस्कुलर वॉल होती है, लॉन्ग ट्यूब होती है, बहुत बड़ी सी होती है। वो अलग अलग प्लेसेस में जाके उसका शेप अलग हो जाता है, तो फिर उसके हम नाम भी अलग कर देते हैं। अब इसके पार्ट कौन कौन से हैं? ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे पहला पार्ट है वो आप याद कर लो, माउथ होता है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट होता है आपका माउथ। सेकंड, आपका जो माउथ होता है वो आपका अपर लिप एंड लोअर लिप। माउथ सिर्फ अपर लिप एंड लोअर लिप ही आपका माउथ होता है, जहां से फूड आप इनटेक करते हो। आप अपर और लोअर लिप को दबा लो, ठीक है, इसको होठ को बंद कर लो आप, उसके बाद फूड इनटेक करने की कोशिश करो, नहीं जाएगा। आपका जो माउथ होता है, जैसे बच्चे माउथ का मतलब ये पूरा समझते हैं, पूरा नहीं होता है। माउथ का मतलब सिर्फ अपर लिप एंड लोअर लिप, बस यही आपका माउथ होता है। तो माउथ किस लिए यूज करते हो आप? इन टेक ऑफ फूड, फूड को इनटेक करने में आप माउथ का यूज करते हो। ये माउथ कैविटी जो होती है ये आपकी जाके खुलती है एक कैविटी में जिसको बोलते हैं बकल कैविटी, या इसका दूसरा नाम भी रखा गया है, इसको हम बोलते हैं ओरल कैविटी। ठीक, ओरल कैविटी के अंदर दो लोग आते हैं, एक तो आता है आपका टूथ और दूसरा है आपका आता है टंग। ठीक है, सिंगल होगा, सिंगुलर होगा तो आपका एक होगा तो आपको उसको टूथ, दांत बोलोगे। अगर मल्टीपल में है, ठीक है, तो आप सबको इंग्लिश पता होगी, सिंगुलर के लिए टूथ होता है और प्लूरल के लिए आपका टीथ होता है। तो बकल कैविटी में ये दोनों पार्ट आ गए आपके। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, माउथ हो गया, फिर आपकी बकल कैविटी। बकल कैविटी से आप आगे बढ़ोगे तो आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स आपका एक कॉमन चैम्बर, कॉमन चैम्बर होता है फॉर फूड एंड एयर। फूड एंड एयर के लिए कॉमन चैम्बर होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फेरिंग्स के बाद ओसो
ओसोफेगस रास्ता प्रोवाइड करता है एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है, वो भी आपको डिटेल आगे बताएंगे, ठीक है। ओसोफेगस हो गया, पहले आप पार्ट याद करो। ओसोफेगस जो आके खुलता है वो आपका खुलता है स्टमक में, ठीक है। तो फूड जहां आना होता है, फूड आपका जनरली स्टमक में ही आना है ओसोफेगस से। स्टमक जो होते हैं, स्टमक के 3 पार्ट होते हैं। अब ये थोड़ा सा किताबों में नहीं गिवन है, जब आप थोड़ा सा रेफरेंस बुक में जाओगे, 10th क्लास 10th में भी रेफरेंस बुक जब आप उठाओगे तब आपको यहाँ मिलेगा। एनसीईआरटी ने इसकी कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन जान लो थोड़ा सा, आप ही के लिए आराम रहेगा अगले साल के लिए। स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका पाइलोरिक, फिर एक पार्ट होता है आपका फंडस, और एक पार्ट होता है आपका कार्डियक, ठीक है। ये स्टमक के 3 पार्ट होते हैं। स्टमक आगे चल के आपका ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट आपका हो गया ड्यूडेनम, फिर आपका हो गया जेजिनम, और फिर आपका हो गया इलियम, ठीक है। ये 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजिनम एंड इलियम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के हो गए। उसके बाद आपके आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो अभी लार्ज के लिए जगह नहीं है, ऊपर मिटाना पड़ेगा। फिर से देख लीजिए, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है, मसुलर वॉल होती है, बड़ी सी ट्यूब होती है, अलग अलग जगहों पर उसका शेप चेंज कर दिया जाता है, और शेप चेंज होने से उसका नाम भी चेंज हो जाता है, ठीक है। सबसे पहला आप फूड इनटेक कहाँ से करते हो, माउथ से करते हो। इनटेक ऑफ फूड जो भी होता है माउथ से, अपर लिप एंड लोअर लिप इज नोन एज माउथ। माउथ आपका बकल कैविटी या ओरल कैविटी में जाके खुलता है। ओरल कैविटी बकल कैविटी में 2 लोग पाए जाते हैं टूथ, एक होगा सिंगुलर होगा तो टूथ, कई होंगे प्लुरल में होगा तो टीथ। सेकंड पार्ट हो गया आपका टंग। ओरल कैविटी बकल कैविटी के आगे जाओगे तो फेरिंग्स मिलेगा, कॉमन चैम्बर होता है ये फूड एंड एयर का। फेरिंग्स आगे चल के ओसोफेगस में खुलता है। ओसोफेगस आगे चल के स्टमक में खुलता है। स्टमक 3 पार्ट होते हैं, पाइलोरिक, फंडस और कार्डियक। फिर स्टमक जो होता है वो आपके चल के स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ठीक है। ये 3 पार्ट हो गए इसके। अब नेक्स्ट आता है फिर आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन। सेवेंथ है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन भी देखो कई पार्ट का होता है। पहला पार्ट होता है इसका सीकम, दूसरा पार्ट होता है इसका कोलन, और तीसरा पार्ट होता है इसका रेक्टम। अब सीकम जो कोलन होता है, इस कोलन में भी 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला पार्ट होता है असेंडिंग कोलन, सेकेंड पार्ट हो गया ट्रांसवर्स कोलन, थर्ड पार्ट हो गया डिसेंडिंग कोलन, और लास्ट पार्ट हो गया सिग्मॉइड कोलन, और फिर लास्ट में रेक्टम आता है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हो गए, सीकम, कोलम, रेक्टम। और रेक्टम कोलन में भी 4 पार्ट होते हैं आपका, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड कोलन। तो ये पूरा आपके एलिमेंट्री कैनाल है। पहले तो आप सारे एलिमेंट्री कैनाल उनके पार्ट्स के नाम याद रखो, पहले तो ये याद रखो। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहला क्या है आपका, माउथ है, अपर एंड लोअर लिप, इनटेक ऑफ फूड करते हो। फिर माउथ आपका कहाँ जाके खुलता है, बकल कैविटी में खुलेगा, जिसको आप ओरल कैविटी भी बोलते हो। बकल कैविटी में 2 लोग होते हैं, टूथ और टंग। सिंगल होगा तो टूथ, कई होंगे तो टीथ, और टंग हो गया। उसके बाद आपका बकल कैविटी आगे चल के फेरिंग्स में खुलता है। फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन चैम्बर होता है फूड के लिए और एयर के लिए। फिर आपका फेरिंग्स कहाँ जाके खुलता है, आपका ओसोफेगस में खुलता है। ये रास्ता प्रोवाइड करता है, एक बड़ी सी लंबी सी ट्यूब होती है जो आगे आपको बताएंगे। ओसोफेगस के कहाँ जाके आपके खुल देगा, स्टमक में जाके खुलेगा, ठीक है। स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक। स्टमक फिर आगे चल के कहाँ खुलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ जाके खुलेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के पास भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम।
कोलन में भी 4 पार्ट होते हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मॉइड कोलन। तो वो फिगर अभी आएगा, दिमाग में आ जाएगा, बट अभी आप फिलहाल ये रखिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपका एनस आता है, जो कि फूड आपका बाहर कर दिया जाता है, इजेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर दिया जाता है, ठीक है। ये आपके हो गए एलिमेंट्री कैनाल। अब इसी पे बात की जाएगा डाइजेस्टिव ग्लैंड की। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड आपके पास सेलेवरी ग्लैंड है, लीवर है और पैंक्रियाज है, ठीक है। ये 3 ग्लैंड आपको पढ़ने हैं कि तीनों ग्लैंड का काम क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं माउथ एंड बकल कैविटी, ठीक है। दो कोशिश करेंगे ये पूरा हो जाए। देखिए माउथ मैंने बता दिया आपको, माउथ क्या होता है, अपर लिप एंड लोअर लिप इज नोन एज माउथ। और किस लिए यूज होता है ये, इनटेक ऑफ फूड। फूड को अगर आपको इनटेक करना हो तो आप माउथ का यूज करते हो, ठीक है। और उसके बाद सेकंड, आप माउथ के बाद जब आप इंटर करोगे तो आप किस में इंटर करोगे, बकल कैविटी में इंटर करोगे, ठीक है। सेकंड पोर्शन हो गया बकल कैविटी, या इसी को आप बोलते हो ओरल कैविटी, ठीक है। अब आप ये मत सोचो कि अभी जो बच्चे पढ़े होंगे कि सर ने सेलेवरी एमाइलेज नहीं बताया, टाइलिन एंजाइम नहीं बताया, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, सलाइवा भी निकलता है, सलाइवा का क्या फंक्शन होता है, तो वो सब जब अभी आप डाइजेशन पढ़ाएंगे तब आपको डिटेल बताएंगे। अभी सिर्फ आपको पार्ट्स याद कराए जा रहे हैं, कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है, एक नॉर्मल वो दिया जा रहा है, कौन सा पार्ट कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है और किस लिए करता है, वो आपको अभी चैप्टर्स के आगे बता जाएंगे। अभी तो सिर्फ पार्ट रटवाए जा रहे हैं, ठीक है। बगल कैविटी, ओरल कैविटी, इसमें बताया गया आपको, एक हो गया आपका टूथ, एक हो गया आपका टंग। अब देखो टूथ, अगर हम टूथ की बात करें तो देखो टूथ बोल लो या इसी को आप टीथ बोल लो। सिंगल होगा, एक दांत होगा तो उसको टूथ बोलते हैं, और अगर मल्टीपल होंगे तो आप उसको टीथ बोलते हो, ठीक है। अब टूथ जो होता है, देखो टूथ सिंगल बताया मैंने, सिंगल होता है आपका टूथ, और एक से ज़्यादा होगा तो आपका टीथ हो जाएगा। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कह सकते हो या थोड़ा सा अपर नॉलेज ले लो। टूथ जो होता है, टूथ पर्टिकुलरली 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, ठीक है। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। जिसको समझना हो, नोट्स में इंक्लूड करना हो आप कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। देखो टूथ जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। टूथ का जो सबसे, या दांत का जो सबसे अपर पार्ट होता है उसको क्राउन बोलते हैं। जो सेकेंड पार्ट होता है उसको हम नेक बोलते हैं, और जो थर्ड पार्ट होता है उसको हम रूट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो क्राउन क्या होता है, क्राउन का मतलब समझ रहे हैं, मुकुट होता है ना, क्राउन शब्द का मतलब मुकुट होता है। तो जो आपको दांत दिखता है, एक्सपोज्ड पार्ट, क्या होता है, एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ टूथ। आपका जो दांत ये जो दिख रहा है आपको, जो व्हाइट व्हाइट आपका दांत ये जो दिखता है वो आपका क्राउन होता है, ठीक है। नेक क्या होता है, नेक आपका वो हिस्सा होता है जो सराउंडेड बाई गम्स, ठीक है। आप अपने दांत देख लो, इतना हिस्सा आपको अपने दांत का दिखेगा, ठीक है, इतना हिस्सा आपको दिखेगा, लेकिन बहुत सारे हिस्से ये देखो गम्स के अंदर नहीं दिख रहे हैं, वो उसके आगे गम्स आपका वो मसूड़ा है आपका। तो जो हिस्सा आपको नहीं दिखता या गम्स से सराउंडेड होता है उसको नेक बोलते हैं। रूट क्या होता है, इनवेजिनेटेड इन जॉ होल, आपकी जबड़ों में जो फिट कर दिया गया है, ठीक है, इन्वेजिनेट हो गया है जो जॉ हॉल में, उसको हम बोलते हैं रूट। तो दांत 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। क्राउन जो दांत आपको दिखता है, एक्सपोज्ड पार्ट। नेक जो गम्स के द्वारा सराउंडेड किया होता है वो आपका गम्स हो गया, और रूट जो होता है जो आपका दांत जिसमें इंसर्ट किया गया होता है, इन्वेजिनेट किया गया होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। एक चीज और देख लो यहीं पर कि आपका जो अपर लिप है, ठीक है, ये जो अपर लिप है आपका, अपर लिप और नोज की बीच में एकदम सेंटर में देखो हल्का सा एक गड्ढा है ना बीच में। अपर लिप आप चेक करो, अपर लिप में ऐसे जाओगे देखो नोज के जस्ट नीचे बीच में एक गड्ढा है। ये जो गड्ढा होता है इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रम, ठीक है। किसी कॉम्पिटिटिव के लिए है, स्कूलों में भी पूछा जा सकता है, बट एक कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि नोज के जस्ट नीचे
बिलो द नोज एंड मिडल ऑफ द अपर लिप, ये जो बीच में गड्ढा होता है उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रम। तो जस्ट अ फैक्ट है, अपने नोट्स में आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो टूथ होता है आपका, ये टूथ जनरली दो पार्ट से मिलकर बनता है, ठीक है। ये तो टूथ के पार्ट हो गए कि अगर आप एक दांत लेते हो तो उस दांत के तीन अंश होंगे, एक उसका क्राउन होगा जो दिखेगा, नेक और रूट, तो ये तो तीन होंगे ही। अब जो टूथ है आपका वो दो चीज से मिलकर बनता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं यहां से। पहला हो गया आपका इनेमल, एक तो आपका इनेमल से बनता है और दूसरा आपका डेंटाइन से बनता है, ठीक है। आपका जो टूथ है वो दो चीज से मिल बनता है, एक इनेमल हो गया और दूसरा आपका डेंटाइन हो गया। चलिए इनेमल के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो इनेमल क्या होता है, हार्डेस्ट नॉन लिविंग पार्ट ऑफ टूथ होता है। आपके दांत का जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, सबसे हार्डेस्ट भी होता है और साथ में याद रखो नॉन लिविंग पार्ट होता है, वो आपका इनेमल होता है, ठीक है। ये इनेमल्स के लिए सारे पॉइंट्स हैं। उसके बाद हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी हैविंग 96% ऑफ मिनरल मेटल, जस्ट अ फैक्ट है, आपकी बॉडी का भी जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है वो आपका इनेमल ही होता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर शाइनिंग ऑफ टूथ, जो आपके दांत चमकते हैं, जो घिस घिस के आप रोज सुबह चमकाते हैं उनको, अलग अलग पेट से आते हैं कि दांत सफेद हो जाएंगे, तो वो शाइनिंग के लिए इनेमल का होना जरूरी है, ठीक है। नो मोर इनेमल इज फॉर्म्ड इन लाइफ टाइम। अब ये देखो, ये नहीं दिया है किताबों में, अगर एक बार आपके दांत के ऊपर से इनेमल निकल गया, ठीक है, इनेमल की ये कोटिंग होती है जो आप एक व्हाइटिश आपको अपीयरेंस देता है, अगर आपके दांत से एक बार इनेमल निकल गया तो अब वो लाइफ टाइम में फिर इनेमल कभी नहीं आ सकता है। अब इसका रीजन क्या है कि इनेमल को जो सेल्स बनाती है, ठीक है, वो अब मैं इतना डिटेल नहीं जाना चाहता, बट ठीक है, कुछ बच्चे एम्लियोब्लास्ट सेल, इनेमल को जो बनाने वाली सेल होती है वो एम्लियोब्लास्ट सेल होती है। इसकी दिक्कत ये है कि ये एक बार आई, इनेमल को बनाई और तुरंत डेड हो गई। एक ही बार आती है, बना के चली जाती है। तो अगर आपका इनेमल एक बार चला गया तो, क्योंकि ये सेल तो रहा नहीं ना, ये तो सेल तो चला ही गया, वो आई थी बना के चली गई, और ये फिर से सिंथेसाइज भी नहीं होता लाइफ टाइम में। वो स्टार्टिंग के ही फेज में, जब आप छोटे होते हो, जब पैदा हुए होते हो, तो उसी टाइम पे जब दांत निकलना होता है, उसी टाइम पे ये एम्लियोब्लास्ट सेल भी निकल रहा होता है, और उसी समय आपका इनेमल की कोटिंग धीरे धीरे आपके दांत के ऊपर कर दी जाती है। एक बार कोटिंग कर दी गई, इनका काम खत्म, ये डीजनरेट हो जाते हैं। लेकिन अगर लाइफ टाइम में फिर बीच में आपने, अगर आपका इनेमल डीजनरेट हुआ या इनेमल खत्म हो गया, तो आप फिर से इनेमल नहीं ला सकते हो, क्योंकि इसको बनाने वाली सेल डीजनरेट हो जाती है, तो आप इनेमल फिर से फॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। इनेमल आपकी बॉडी का, टूथ का तो है ही, आपकी बॉडी का भी हार्डेस्ट नॉन लिविंग पार्ट है, ठीक है। डेंटाइन और इनेमल में कॉमन पॉइंट और एक डिफरेंस पॉइंट आता है। इनेमल इज द हार्डेस्ट नॉन लिविंग पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड डेंटाइन इज द हार्डेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ द बॉडी। दोनों हार्ड होते हैं, लेकिन अगर नॉन लिविंग की बात की जाएगी तो इनेमल हार्ड होता है, और अगर लिविंग की बात की जाएगी तो डेंटाइन होता है, ठीक है। बाकी हार्डेस्ट सब्सटेंस है आपका 96% मिनरल मैटर इसके पास। शाइनिंग ऑफ टूथ के लिए इनेमल रिस्पॉन्सिबल होता है, और इनेमल आप फिर से नहीं बना सकते हो, क्योंकि इसको बनाने वाली सेल एम्लियोब्लास्ट सेल डीजनरेट हो जाती है। वो आपके स्टार्टिंग के जब आपके दांत निकल रहे थे छोटे छोटे, उसी टाइम पे ये आए थे, आपके इनेमल की कोटिंग चढ़ा के, और उस समय वो डीजनरेट हो गए थे। तो लाइफ टाइम में अगर कभी भी इनेमल निकल जाता है तो फिर आपके इनेमल नहीं आएगा, आपके दांत नहीं चमकेंगे, आप कितने भी अच्छे ब्रश या कितनी अच्छा भी आप टूथपेस्ट यूज कर लो, ठीक है। तो मेडिकली है ये सब, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है आपका डेंटाइन। डेंटाइन के बारे में कुछ पॉइंट हो जाए, ठीक है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं आप डेंटाइन के बारे में हैं, ठीक है। देखो डेंटाइन क्या है, हार्डेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ द टूथ, जैसा कि मैंने बताया, इनेमल आपका हार्डेस्ट नॉन लिविंग पार्ट होता है और डेंटाइन आपका हार्डेस्ट लिविंग पार्ट होता है, ठीक है। मैक्सिमम पार्ट ऑफ द टूथ हैविंग 70% मिनरल मैटर, इसमें जो डेंटाइन होते हैं उसमें लगभग 70% मिनरल मैटर ही पाए जाते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर येलोइश नेचर ऑफ टूथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके दांत पीले होने का कारण यही होता है, ठीक है। डेंटाइन के कारण ही आपके दांत पीले होते हैं, येलोइश इन नेचर होते हैं। एवर ग्रोइंग टीथ इज ओनली डेंटाइन इज प्रेजेंट, तो मतलब डेंटाइन निकलता रहे,
बनता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डेंटाइन बना निकला कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको हमेशा डेंटाइन आपका मिलता रहेगा। बट इनामल में ऐसा नहीं है, एक बार निकल गया तो फिर वो चला गया, क्योंकि उसको बनाने वाली एम्ब्लियोब्लास्ट सेल डिजनरेट हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टूथ के बारे में, ठीक है। तो टूथ और आपका जो नॉर्मली जो एक आइडिया था मैंने दे दिया, ये किताबों में नहीं मिलता है, आप रेफरेंस बुक उठाओगे तो आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट पोर्शन जिसका आता है कि नहीं दिया है वो भी एनसीईआरटी में, जैसे आपने देखा होगा कि दांत 2 बार निकलते हैं, ठीक है। एक बार बचपन में टेम्परेरी टीथ, दूध के दांत जिसको बोलते हैं, फिर परमानेंट हो जाते हैं वो, ठीक है। तो 2 बार दांत निकलते हैं आपके पास, फिर टोटल 4 तरीके के दांत होते हैं, इंसीजर, प्रीमोलर, मोलर, कैनाइन, तो 4 तरीके के होते हैं। फिर आपके दांत आपके जबड़ों में अटैच कैसे हैं, इन्वेजिनेट कैसे हैं, तो इसके बेसिस पर थोड़ा सा एक डिफरेंस बताएंगे आपको, डिवीज़न बताएंगे कि आप 2 बार दांत निकलता है तो उनको क्या बोलते हैं, आप डिफरेंट टाइप के दांत रखते हो उनको क्या बोलते हैं, और आपके जो दांत हैं वो जबड़ों में फिट हैं, जॉ में फिट हैं, तो उनके लिए पर्टिकुलर वर्ड बनाया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा 11th की चीज़ें भी इसमें इंक्लूड कर दी जाएंगी वो नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद आपको वो डिटेल देने के बाद आपको फिर डेंटल फार्मूला एडल्ट में, बच्चों में जो वो है वो नॉर्मल आपको बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में फिर सभी इंसीजर, प्रीमोलर, मोलर, कैनाइन का सबका फंक्शन बताना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, इतना रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में कर लीजिएगा। कोई टॉपिक पर्टिकुलरली अगर आपको नहीं समझ में आया हो इसमें अभी तक 2 दिन के लेक्चर में, ज़रूर बताइएगा। बाकी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।